हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने प्रीवियस वीडियो में नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, दैट इज़ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस, जिसे हम ठोस यांत्रिकी बोला था, जिसमें लेक्चर 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। लर्निंग आउटकम क्या है, एमओएस क्यों एमओएस हम क्यों स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्यों पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, उसके बारे में मैंने बताया था। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर डाला था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देखें। तो आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में स्टूडेंट्स हम देखेंगे मॉस की डेफिनेशन क्या है, यानी कि ठोस यांत्रिकी की डेफिनेशन क्या है। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्या होता है। बेसिकली डिफॉर्मेबल बॉडी यानी विकृत पिंडों का अध्ययन करना ही मॉस कहलाता है। ठीक है, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं और उस बल की से क्या प्रभाव पड़ रहा है विकृत पिंडों पे यानी डिफॉर्मेबल बॉडी पे, उसी को हम मॉस बोलते हैं। और लोड क्या होता है, नेचर ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जैसा कि आपको हिंदी में भी दिख रहा होगा, डेफिनेशन मैंने हिंदी में लिखी है ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस यांत्रिकी एमओएस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, एसओएम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, जो मैंने पहले ही बताया है। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज इन विच वी स्टडी द स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अंडर लोडिंग कंडीशन। मतलब क्या हुआ कि किसी भी इसमें हम ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी मॉस क्या है आपका, ठोस यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विकृत पिंडों का अध्ययन करते हैं। दैट मीन्स हम डिफॉर्मेबल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं मैंने बताया भी है। स्ट्रेस यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल। स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, प्रतिबल। और स्ट्रेन की स्टडी करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, विकृति। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल अंडर लोडिंग कंडीशन, ये बोझ लगाने पे, लोड लगाने पे मटेरियल के पदार्थ के गुणों का क्या प्रभाव होता है उसकी हम स्टडी करते हैं, यानी कि बोझ लगाने पर पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। यही पूरा क्या कहलाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो अगर पूछा जाए हिंदी में तो क्या बोलेंगे, ठोस यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विकृत पिंडों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम प्रतिबल, विकृति एवं बोझ लगने पर पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अगर कोई डाउट आए तो उसको आप ज़रूर पूछें। तो अगर इंग्लिश में भी बात करूँ तो बेसिकली एमओएस इज़ अ स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अंडर लोडिंग कंडीशन। और इसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम किस नाम से भी जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो कई नाम है, मैंने बताया भी था, एमओएस, एमओएम, एसओएम। ठीक है, ये सारे एक ही सब्जेक्ट के नाम हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन हमने देख ली है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लोड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो पूरे मैकेनिक्स में आपको समझ में आने वाला नहीं है, एमओएस में समझने वाला नहीं है। इसको बहुत अच्छे से समझें। लोड या बोझ, तो लोड और बोझ क्या है, कुछ लोग बोलते हैं ये भार ही है। तो भार इज अ काइंड ऑफ लोड, यानी भार एक प्रकार है लोड का, लेकिन भार लोड ही भार है ये नहीं हम कह सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो लोड को समझने से पहले मैं आपको फोर्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा कि फोर्स क्या होता है। तो अगर हम बात करें फोर्स की, जैसे मैंने नीचे लिख रखा है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी मेरा कर्सर ये। तो फोर्स क्या है, फोर्स को हम 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 इज मैकेनिकल फोर्स, दूसरा है ईएमएफ, तीसरा है ग्रेविटी फोर्स। और भी बहुत तरीके के फोर्स होते हैं, लेकिन अगर हम मैकेनिकल फोर्स की बात करें तो मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, अ फोर्स विच नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट,
यानी कि यांत्रिकी बल क्या होता है, वह बल जिसमें भौतिक स्पर्श हो, यानी भौतिक स्पर्श की आवश्यकता हो, फिजिकल कांटेक्ट करने की नीड हो, तो उसी को हम मैकेनिकल फोर्स बोलेंगे। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई भी भार उठाना है, कोई भी वस्तु उठानी है, तो आप कैसे उठाओगे, उस पर फोर्स लगाओगे, बाहुबल लगाओगे अपने हाथों से, तो वो आप कैसे लगाओगे, छू कर ही लगाओगे। तो स्पर्श करने वाले जितने भी फोर्स होते हैं, भौतिक स्पर्श जिसमें होता है, वो सारे फोर्स क्या कहलाते हैं, मैकेनिकल फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में रखिएगा, ध्यान में बिल्कुल भी। और फिर है आपका ईएमएफ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, आपका आवेश है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसमें फोर्स लगता है। तो लेकिन इसमें क्या होगा, जो चार्ज है उसमें कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, फील्ड के कांटेक्ट में, यानी स्पर्श नहीं होता, वो कुछ दूर पे ही है चार्ज पार्टिकल जो है आपका, और तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लग रहा है, तो वो बल क्या है, विद्युत वाहक बल है। यानी कि ईएमएफ में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैकेनिकल फोर्स में यही खासियत है कि फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। दूसरा है आपका ग्रेविटी फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, जो आपकी पृथ्वी लगाती है सारे बॉडीज पे। तो इसमें भी कोई भी फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे आप लोग बोलोगे सर हम तो पृथ्वी पर खड़े हैं तो हम तो फिजिकल कांटेक्ट में हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं जंप लगाऊं, अभी खड़ा हूं, मैं जंप लगाऊं, अगर कूदूं, तो क्या होगा, तब भी मैं नीचे की तरफ आऊँगा, और जंप ऊपर, जब मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, जब जंप लगाया हूँ, ऊपर आसमान में हूँ, थोड़ा सा पृथ्वी से दूर हूँ, तब भी मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ पृथ्वी से, तब भी पृथ्वी क्या कर रही है, मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, तभी मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। तो यानी ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल में भी कोई भी फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब आप लोग को ये फोर्स का कंसेप्ट समझ में आया है। अब हम बात करेंगे बोझ की। तो बोझ क्या है, लोड क्या है, लोड इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ये एक फोर्स ही है, फोर्स का एक प्रकार है, लेकिन कैसा फोर्स है, ये मैकेनिकल फोर्स है। यानी कि लोड एक टाइप का मैकेनिकल फोर्स है, यांत्रिक बल है, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। तो इट इज, अगर हिंदी इसकी डेफिनेशन बात करें, तो इट इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स किस लिए लिखा है, ताकि क्योंकि ये फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है, इसमें स्पर्श की आवश्यकता है, इसलिए सरफेस फोर्स। इट इज अ डिफाइंड एज एक्सटर्नल फोर्स और कपल टू विच अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड विच परफॉर्म इट्स फंक्शनैलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि लोड क्या है, बोझ क्या है, एक बाह्यबल है, पिंड, किसी भी पिंड पर लगने वाला बाह्यबल है, या फिर बलयुग्म है, जिससे पिंड अपना अपना कार्य जो है कर सके, उसे बोझ कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पिंड को जो कार्य करना है उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स क्या है, बाह्यबल बल या बलयुग्म है, और ये मैकेनिकल फोर्स है, ताकि जो आपका पिंड है वो अपना कार्य कर सके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। तो बोझ किसी पिंड पर लगने वाला बाह्यबल या फिर बल युग्म है, जिसे हम मोमेंट बोलते हैं, कपल बोलते हैं, जिससे पिंड अपना कार्य कर सके, उसे हम बोझ बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, वेट यानी भार भी जो है वो कैसा है, एक प्रकार का लोड है। फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी एक क्या है, घर्षण बल है, घर्षण बल भी एक प्रकार का लोड है, बोझ है। बेंडिंग कपल भी आपका क्या है, एक प्रकार का बोझ है, जिसको हम नमन बलयुग्म बोलते हैं। फिर आपका प्रेशर है, प्रेशर यानी दाब भी एक प्रकार का लोड है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल भी एक प्रकार का एक लोड ही है। ठीक है, और सारे फोर्सेस में जितने भी एग्जांपल दिए, सारे लोड में फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी ये सारे क्या हैं, मैकेनिकल फोर्सेस हैं, यांत्रिकी बल हैं। तो होप आप लोग को ये लोड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ लोड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो ये लोड है, जितने प्रकार के मैकेनिकल फोर्स हैं, वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, उनके नेचर क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम आप थोड़ा सा देखेंगे इस वीडियो में। तो नेचर ऑफ फोर्सेस, तो होप आप लोग को सारा कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो बेल आइकन को प्रेस करें और थम्स अप बटन को ज़रूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए लेके आता रहूं। तो इसको मैंने नेचर ऑफ फोर्सेस को कई केसेस में डिवाइड किया है। जैसे केस 1 की बात करूं तो एक आपका ये रेक्टेंगल नहीं है, एक बार है, ठीक है। एक बार का मतलब एक छड़ है, एक रॉड है, ठीक है। तो ये एक रॉड है, ठीक है। रॉड पे देख सकते हैं एक एंड पे मैंने ये फोर्स लगा रखा है F,
और इधर इसके दूसरे एंड पे भी फोर्स लगा रखा है F, ठीक है। और बाहर की तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ठीक है। दोनों फोर्सेस से क्या कर रहा हूँ, मैं इसको खींच रहा हूँ दोनों तरफ, बाहर की तरफ। तो इसको बोलते हैं खींचना और इसको बोलते हैं पुल। और इसमें होगा क्या, एक्सटेंशन होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन होगा या स्ट्रेचिंग होगी, खिंचाव होगा, ठीक है। तो इस खिंचाव की वजह से होगा क्या, ये बार क्या होगा, लंबा होगा, लंबा होने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसकी लेंथ में बढ़ोतरी होगी। अगर मैं बात करूँ, दो फाइबर ले लिए मैंने, एक लाइन ये ले ली, एक फाइबर इस मटेरियल में, दूसरा फाइबर बी ले लिया, ठीक है। तो जब मैं खींचूंगा इस F4 से बाहर की तरफ बाहबल लगा के, और ये एक बाहबल है यानी कि एक टाइप का लोड ही है, ठीक है, कांटेक्ट में है क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट में, तो होगा क्या है, जो इसके फाइबर्स हैं वो एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। ये इधर की तरफ भागेगा और ये फाइबर बी फाइबर इधर की तरफ भागेगा, यानी कि दोनों में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका पुल है और खिंचाव लग रहा है। तो इस टाइप के जो लोड है, इस टाइप का जो फोर्स है जिससे एक्सटेंशन हो रहा है, पुल हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, तनाव बल बोलते हैं, क्योंकि इसमें तनाव हो रहा है, ठीक है। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया है। दूसरा जो केस है वो आपका कंप्रेशन है, यानी कि इसका उल्टा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लोड को अंदर की तरफ प्रेस कर रहा हूँ, बाहर की तरफ खींच नहीं रहा, दोनों तरफ से फोर्स लगा के, देख सकते हैं ये F फोर्स लगा के अंदर की तरफ, जो एरो है, एरो पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये एरो अंदर की तरफ है और ये भी एरो अंदर की तरफ है। तो ये अंदर की तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, संपीड़ित कर रहा हूँ। तो रॉड को जब कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे अंदर की तरफ, अब क्या होगा, ये जो आपका जो A था ये फाइबर और ये जो B फाइबर था, अब ये दोनों दूर नहीं जाएंगे, यानी अणु जो हैं अब पास आने लगेंगे और फाइबर एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। तो होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीके से अणु पास आएंगे, इसकी लेंथ में घटोतरी होगी, लेंथ घटती जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो इधर वाला एरिया है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें एरिया घट जाता है, ठीक है। तो इसको, इस टाइप के जो फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, जिसपे हम दबाव डाल रहे हैं, अंदर की तरफ संपीड़ित कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो कंप्रेस कर रहे हैं, संपीड़न बल बोलते हैं इसको। अब केस 3 की बात करूं मैं, तो केस 3 जो है आपका स्टूडेंट्स, ये आपका है, देख सकते हैं ये एक रॉड है या शाफ्ट है या धुरा ले सकते हैं। तो इसमें हम दोनों तरफ दोनों रॉड के दोनों एंड पे एक तरफ एक फोर्स इधर लगा रहे हैं और एक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स। इस तरीके से इसमें भी इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं और एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं। तो ये दो फोर्सों का जोड़ा है और ये दो फोर्स का जोड़ा क्या बनाएगा, एक कपल बनाता है, बल युग्म बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बल युग्म। तो मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है, d है, तो यहाँ पे ये दूरी मान लीजिए स्मॉल d है, ठीक है। तो जो कपल आएगा यानी बल युग्म आएगा वो टॉर्क देगा, आघूर्ण देगा, और वो कितना होगा, फोर्स इनटू जितने भी उनकी जिसकी जितनी दूरी है। मान लीजिए मेड पे हमें कपल कैलकुलेट करना है तो ये होगा। तो इससे क्या होगा, ये ट्विस्टिंग होगी, यानी कि जब दोनों तरफ कपल लगेगा, दोनों तरफ अपोजिट कपल लगेगा, ये कपल जो है ऐसे इधर की तरफ आ रहा है, ये जो है इधर घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे की तरफ, और ये जो है कपल इधर की तरफ घुमाएगा, ऐसे इधर भी कपल बनेगा। तो दोनों तरफ क्या लगेगा, बल युग्म लगेगा, यानी कि इसमें ट्विस्टिंग होगी, यानी कि ये कह सकते हैं इसमें मरोड़ होगा, ये कह सकते हैं मरोड़ होगा। तो जो ये मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे था, तो ये पॉइंट दूसरा एक, ये पॉइंट मरोड़ के पहले यहाँ था तो दूसरा पॉइंट पीछे चला जाएगा, यही पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से मरोड़ आता है, उत्पन्न होता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग। इसको और घर के एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे घर में कपड़े निचोड़ते हैं, तो कपड़ों को आपने देखा होगा, पानी को जब निचोड़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं ऊपर और नीचे, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें बल युग्म यानी कपल लग रहा है, और कपल की वजह से वो घूम रहा है, मरोड़ हो रहा है। तो कपड़ा जो एक तरफ है अगर मरोड़ेंगे तो उसका जो एक पॉइंट है दूसरी तरफ घूम जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं मरोड़। तो ये सारे नेचर हैं, यानी कि फोर्सेस क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कंप्रेस एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं मरोड़ कर सकते हैं। उसमें केस 4 की बात करूं मैं, वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करता हूं मैं।
ये तो आप लोग भी बोर होने लगते हैं। केस 4, बस 2 ही केस बचे हैं। तो केस 4 आपका क्या है स्टूडेंट्स, केस 4 में क्या है, बेंडिंग। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा भी होगा, ये एक रॉड है या एक बीम है, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दिया है हमने, ठीक है। सपोर्ट लगाने के बाद यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, सपोर्ट भी एक फोर्स लगाएगा, इधर भी एक सपोर्ट लगा दिया है तो ये भी एक फोर्स लगाएगा, और बीच में मैंने कुछ लोड डाल दिया है, ठीक है। ये लोड जो है आपका W है, और इस लोड की वजह से क्या होगा, बीम क्या होगी, नीचे की तरफ बेंड होने लगेगी, उसमें झुकाव आने लगेगा। तो पहले पोजीशन ये थी, बाद में ये पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, ये जो बीम है कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। तो यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी रॉड या बीम छड़ को बेंड भी कर सकता है, उसको नीचे की तरफ झुका भी सकता है। बेंड को हिंदी में क्या, बेंडिंग मोमेंट को नमन घूर्ण बोलते हैं और बेंड को नमन बोलते हैं, ठीक है। तो बेंड भी कर सकता है फोर्स, और ये क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट लगता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी मोमेंट लगेगा, इस ए डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये ए डिस्टेंस यहाँ से, इस लोड से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ए है, और इधर की डिस्टेंस बी है। तो इधर इस पॉइंट पे अगर मोमेंट देखें तो कितना आएगा, ये लोड W और इंटू ये डिस्टेंस, यानी कि मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा, आघूर्ण कितना आएगा, W इंटू ए। एक मोमेंट यहाँ लगेगा, एक मोमेंट इधर लगेगा ऐसे इस डायरेक्शन में, और एक मोमेंट इधर लगेगा W इंटू बी, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इस तरीके से ये घूम जाता है, बेंड हो जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो बेंडिंग कर सकता है। तो केस 5 में क्या है, ब्रेक और कट कर सकता है, फोर्स शियर कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए एक रॉड लिया है, बीम लिया है मैंने, और एक सेक्शन यहाँ पे, एक साइड में क्या है, इधर की डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं ऊपर की तरफ, और एक डायरेक्शन, एक दूसरे साइड में नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं। तो क्या होगा, फोर्स इधर, ये वाले जो फोर्सेस हैं ये इस पार्ट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, और ये वाले पार्ट फोर्स जो है नीचे की तरफ कोशिश करेंगे ले आने की। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक या फिर कट या फिर शेयर। तो ये जो पार्ट है ज़्यादा लोड हो जाएगा, तो ये पार्ट, ये जो वाला पार्ट है ऊपर चला जाएगा, और ये वाला पार्ट नीचे हो जाएगा। तो बीच में दोनों रप्चर हो जाएंगे, टूट जाएंगे इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक और कट और शेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं होता क्या है एज ए बेसिकली, कि जैसे मान लीजिए इस पोर्शन की बात करूँ, मैं इस पोर्शन की सिर्फ बात करूँ, इसको जूम करके यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे जो फोर्सेज लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, और इधर फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो करते क्या है ये फोर्स, जो इसके फाइबर्स होते हैं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये जो फाइबर्स हैं फोर्स की वजह से एक दूसरे के ऊपर फिसलने की कोशिश करते हैं, स्लाइड करने की कोशिश करते हैं। जितने भी परतें हैं, परत तो परत दब पर क्या कर रहे हैं, स्लाइड करने की कोशिश तो करते हैं, उसे फिसलने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इसका जो पोर्शन है, ये इधर वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, यानी कि इधर वाला ऊपर का हिस्सा जो है आगे भाग जाएगा इधर, और नीचे वाला हिस्सा इधर भाग जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ब्रेक या फिर कट या फिर शियर। तो ये आप देखेंगे भी होंगे, आप घरों पे कपड़ा या कैंची से कपड़ा या फिर आप पेपर वगैरह कट करते हो, तो क्या करते हो, उसमें शियरिंग होती है। बेसिकली जो कट होता है उसको ब्रेक होता है, शियर करते हैं। एक तरफ से दो, जो कैंची के दोनों हत्था होता है, दोनों तरफ से आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और उसकी वजह से उस पर शियर फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो उसके बारे में आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो होप आपको ये सारे केसेस समझ में आ गए, यानी कि फोर्सेस जो लोड है वो क्या क्या कर सकता है, एक्सटेंशन कर सकता है, रॉड को खींच सकता है, कंप्रेस कर सकता है, संपीड़ित कर सकता है, ट्विस्ट कर सकता है, मरोड़ उत्पन्न कर सकता है, बेंड कर सकता है, ब्रेक या फिर कट कर सकता है, या शियर कर सकता है। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और शेयर भी करें, और कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको आंसर करूँगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।